IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग केंद्रीय बजट को देखेंगे जो 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ में इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए क्या क्या योजनाओं में प्रावधान किया गया है बजट में वो देखेंगे हम लोग, और साथ में केंद्रीय बजट में कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं उन योजनाओं को भी हमें यहाँ देखना है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखेगा, कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाटाबेस चीज़ें हैं, इसलिए इनको देखना समझना बहुत जरूरी है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। तो जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया उसके बाद जो है 23 जुलाई को बजट पेश किया गया। तो आप ये डेट याद रखिएगा। और यह मोदी जो है सरकार जो तीसरा टर्म है उसका ये पहला बजट है। इस बार बजट का थीम क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बजट का थीम है रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट का थीम क्या रखा गया है, तो आपको चार जो है सेक्टर को आपको याद रखना होगा। रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, ये इस बार बजट का थीम है। तो ये 99% है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बजट का थीम क्या रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बजट में चार जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो बजट में चार जातियां कौन हैं? पहला आपका है गरीब, दूसरा आपका है युवा, तीसरा आपका है महिलाएं और चौथा है आपका अन्नदाता अर्थात किसान। तो इनको बजट में चार जातियां शब्द से संबोधित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट में चार विशेष जातियां कौन हैं जिनमें विशेष फोकस किया गया है, तो चार जातियां आपको याद रखना होगा। चार वर्ग हैं, याद रखना, उनको जाति शब्द से बजट में इस्तेमाल किया गया है। तो गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना दो चीजें हैं, बजट में जो है विशेष जातियां जो चार हैं वो अलग हैं और बजट में जो थीम है वो अलग है। तो थीम क्या है? रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग है। जबकि आपका चार जातियां कौन है? गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित की अगर देखा जाए तो GDP का कितना जो है ज्यादा बजट पेश किया गया 2023-24 से, तो 10.5% अधिक बजट पेश किया गया है इस बार 2024-25 में। अब आपसे पूछा जाएगा कुल बजट का आकार कितना है। तो कुल बजट कितना है, तो याद रखना 48.21 लाख करोड़ का बजट इस बार पेश किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा, ये फिगर पूछा जाएगा आपसे कि इस बार बजट का आकार कितना है। तो बजट का आकार कितना है, तो आप ये देख लीजिएगा, जो है 48,20,512 करोड़ लगभग का बजट पेश किया जाएगा। और इसका लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन। तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है जो रखा गया है, तो उसके हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, 48 पहुंच गए हैं। इसको 5 करने का लक्ष्य रखा भी गया है 2025-26 में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि बजट का आकार क्या है। इस बजट के आकार को आपको याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। कुल प्राप्तियां होने वाला अनुमान देखा जाए तो कुल प्राप्तियां बजट में कितना हुआ है, तो 48,20,512 करोड़ रुपए का देखा जाए तो इसमें राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है? तो राजस्व प्राप्ति हुई है कितना? 31,29,200 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई है सरकार को? 16,91,312 करोड़ रुपए जो है ये प्राप्त हुआ है। तो राजस्व प्राप्तियां जो टैक्स से प्राप्त हुआ है और पूंजीगत प्राप्तियां जो अलग अलग जो है कैपिटल रिसिप्ट हुए हैं वो उनका रकम यहाँ पे दी गई है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो कुल बजट का खर्च का अनुमान अगर लगाया जाए तो राजस्व खर्च कितना होगा सरकार का? तो 37,09,401 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा, राजस्व खर्च होगा। और पूंजीगत खर्च कितना होगा? तो 11,11,01,11 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किस पे? पूंजीगत खर्च होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फिगर आपको याद रखना होगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बजट में। बजट में राजकोषीय घाटा अगर बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा 23-24 में कितना था, दूसरा 24-25 में कितना जो है अनुमान लगाया गया है। और याद रखना यहाँ पे दिया है जो है आपका 25 और 26 में कितना होगा, तीनों हमें याद रखना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि राजकोषीय घाटा कितना था तो याद रखना GDP का 5.6% था। ठीक है, इसे 2024-25 में अनुमान क्या लगाया गया है, जो है 4.9 का। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और लक्ष्य कितना रखा गया, तो 2025-26 में लक्ष्य रखा गया है कितना? लक्ष्य रखा गया 4.5 का। तो आपको तीनों फिगर याद रखना होगा। ठीक है,
पहले कितना था ये आपको याद रखना होगा, अनुमान कितना लगाया गया 4.9 का, और लक्ष्य क्या रखा गया है तो 4.5 का रखा गया है, किसका, राजकोषीय घाटा का, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, राजस्व घाटा कितना है तो 1.8% है, ये आपको याद रखना है। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है 0.6%, ये फिगर आपको याद रखना है। और प्राथमिक घाटा कितना है 1.4% है, ये आपको याद रखना होगा। यही डाटा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना जो राजकोषीय घाटा है वो तीनों फिगर आपको याद रखना होगा। ये तीनों फिगर से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। अनुमान कितना है, कितना अचीव हुआ था और कितना लक्ष्य रखा गया है, तीनों हमें यहाँ पर अच्छे से याद करना जरूरी है। ये डाटा हमें याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बजट में कितना पैसा कहां से आया है और कितना पैसा कहां गया है। तो बजट में व्यय कितना हुआ है और कहां से पैसा प्राप्त हुआ है ये देखना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं सरकार ने कहां कहां पैसा खर्च किया है और कितना % पैसा खर्च किया है, किसको सबसे ज्यादा पैसा दिया है, तो याद रखना जो अगर हम व्यय की बात करते हैं तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है, ये सबसे ज्यादा है। तो याद रखना बजट में करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा दिया गया है वो 21% दिया गया। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बजट में सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च किया जा रहा है, तो ये फिगर आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा आपका है वो आपका है ब्याज अदायगी। जो सरकार अलग अलग संस्थाओं से, विश्व बैंक से, IMF से जो लोन लेती है या किसी अन्य देश से जो लोन लेती है तो उसका ब्याज अदा करती है, बजट से अदा करती है, वो 19% है। ठीक है, नंबर 2 हो गया। तीसरा आपका कौन सा जो फिगर सबसे बड़ा है वो आपका है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जिसमें जो है 16% पैसा सरकार खर्च करती है। तो याद रखना शुरू के 3 आपको याद रखना होगा। नंबर 1 पे याद रखना करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज अदायगी 19% और 16% याद रखेगा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में पैसा सरकार खर्च करती है। तो तीनों फिगर आपको याद रखना होगा, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अगर चौथा अगर सेक्टर देखा जाए तो चौथे सेक्टर में वित्त आयोग और अन्य अंतरण भी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें 3 याद रखना होगा, सबसे अधिक पैसा सरकार कहां खर्च करती है। अब बात करते हैं सरकार को पैसा कहां से प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक पैसा प्राप्त हुआ है उधार और अन्य देयताओं से। सरकार जो है बहुत सारे देशों को और छोटे संस्थाओं को लोन देती है तो उसका ब्याज सरकार को मिलता है। तो याद रखना ब्याज हम अदा भी करते हैं और हमें उधार और अन्य देयताएं मिलता भी है, वो 27% सरकार को पैसा मिला हुआ है। तो सबसे बड़ा फिगर अगर पूछा जाए पैसे का प्राप्ति का तो उधार और अन्य देयताएं हैं, नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे जो सबसे बड़ा है वो है आपका आयकर है। आयकर 19% जो है इस बार अचीव हुआ है, 19% पैसा आयकर से आया है। तीसरा है आपका है वस्तु और सेवा कर, GST से 18% पैसा मिला है। और चौथा है आपका है निगम कर से 17% पैसा मिला है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो है आयकर का कितना परसेंटेज है 19%, निगम कर कितना है 17% और वस्तु और सेवा कर GST कितना है 18%। तो आपको ये तीनों अलग से भी याद रखना पड़ेगा कितना कितना % सब मिला है सरकार को। ठीक है, तो आयकर से कितना है, निगम कर से कितना है, वस्तु और सेवा कर से कितना है, यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सबसे अधिक पैसा प्राप्त कहां से हुआ है, उधार और अन्य देयताओं से, ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आयकर, नंबर 3 पर आपका GST और नंबर 4 पर निगम कर है। तो कहां से पैसा ज्यादा आया है, कहां सरकार ने खर्च किया है, ये फिगर आपको याद रखना होगा। यहां से आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कुल सब्सिडी की बात करते हैं कि सरकार सब्सिडी जो है कितना बजट में किस सेक्टर को दे रही है। तो इसमें क्या याद करना है, सबसे अधिक जो है सब्सिडी सरकार किसको दे रही है, खाद्य सब्सिडी सबसे ज्यादा दी है। कितना, तो पूरा अगर बजट का देखा जाए तो 47.91% पैसा किस पे जा रहा है, सब्सिडी पर। तो आपसे पूछा जाएगा सरकार सबसे अधिक सब्सिडी किस पे देती है, तो खाद्य सब्सिडी देती है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा किस पे देती है, उर्वरक सब्सिडी, ये नंबर 2 हो गया। 38.28% सब्सिडी उर्वरक पर दी जा रही है। तो आपको याद रखना होगा, ये रकम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना करोड़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज याद रखना है। सब्सिडी का तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, तो यूरिया सब्सिडी है। कितना, तो 27.87% ये यूरिया पे। तो नंबर 3 ये हो गया। और नंबर 4 पे LPG 2.78%। तो किस पे कितनी सब्सिडी सरकार देती है ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे अधिक खाद सब्सिडी है, फिर आपका उर्वरक सब्सिडी है और यूरिया सब्सिडी अलग है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अब बात करते हैं कि बजट में सबसे अधिक किस योजना पर पैसा सरकार खर्च की है। तो टॉप 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर कितना, तो 2,05,250 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। किस पे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे, जो सबको फ्री में अनाज बंट रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। मनरेगा पर पैसा खर्च हो रहा है, 2 नंबर पे है कितना, तो 86,000 करोड़ रुपए, ये फिगर आपको याद रखना होगा। जल जीवन मिशन पे कितना, तो 70,163 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जो सरकार 2,000 रुपए हर महीना जो है किसको देती है, किसानों को देती है। तो याद रखना ये 4 क्षेत्र आपको याद रखना है, ये 4 क्षेत्र हैं जहां सरकार सबसे अधिक योजनाओं पर पैसा देती है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अब पूछा जाएगा सरकार सबसे अधिक जो है पैसा किस मंत्रालय को देती है, किस योजना पे देती है। सबसे अधिक पैसा रक्षा क्षेत्र में दे रही है, 4,54,700 जो है 73 करोड़ रुपए। तो रक्षा क्षेत्र नंबर 1 पर है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। नंबर 2 पर है ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपए, ये 2 चीज आपको याद रखना होगा। इसके अलावा शिक्षा पे कितना और स्वास्थ्य पे कितना खर्च हो रहा है, ये फिगर भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि शिक्षा पैसा ज्यादा है, 1,25,638 करोड़ है, जबकि स्वास्थ्य पर जो है 89,287 करोड़ रुपया है। तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो सबसे अधिक पैसा किसको दिया गया है, किस योजना को, किस मंत्रालय को, ये सब क्वेश्चन भी आपसे पुटअप होंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बजट में। अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर से कितना पैसा आया है और अप्रत्यक्ष कर से कितना पैसा आया है। तो प्रत्यक्ष कर से 57.47% पैसा आया है, जबकि आपका अप्रत्यक्ष कर से 42.53% पैसा आया हुआ है बजट में। शीर्ष 3 कर राजस्व कौन कौन से हैं। सबसे एक पे कौन है, आयकर है, नंबर 2 पर जीएसटी है और नंबर 3 पर निगम कर है। मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे अधिक पैसा जो कर है, कहाँ से सरकार को पैसा मिला है, तो ये रकम भी आपको पूछा जा सकता है और साथ में परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। तो आयकर कितना था, मैंने बताया था 19%, जीएसटी 18% और निगम कर 17% था। ठीक है, अगर इसको हम रकम में देखते हैं तो याद रखना यहाँ पे आप रकम भी दी गई है, 11.87 लाख करोड़ रुपया आयकर सरकार को मिला है, 10.62 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से मिला है और 10.20 लाख करोड़ रुपया जो है निगम कर से सरकार को मिला है। तो ये परसेंटेज का रेशियो भी है और यहाँ रकम का रेशियो है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितना जो है प्रत्यक्ष कर से पैसा मिला है, कितना अप्रत्यक्ष कर से मिला है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सकल कर राजस्व में जीएसटी का जो है कितना है, 11.8% है, प्रत्यक्ष कर कितना है, 6.8% है और अप्रत्यक्ष कर कितना है, 5% है। तो ये फिगर भी आपको दिमाग में बैठाना होगा, यही सब चीजें एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर की दर को इस बार जो है अलग अलग तरीके से बनाया गया है कि कितने लोग जो है आयकर देते हैं, जो स्लैब बनाया गया है। तो 3 लाख रुपए तक जो है अगर कोई कमाता है तो प्रस्तावित जो है उसमें 0 टैक्स देना होगा। ठीक है, ये हो गया। तो याद रखना ये प्रस्तावित है और ये वर्तमान है। दूसरा है आपका 3 से अगर 7 लाख तक कोई कमाता है तो 5% टैक्स देगा। 7 से 10 लाख, एक नया ये जोड़ा गया है, इस बार ये जोड़ा गया है, इसको याद रखेगा। तो याद रखना 7 से 10 लाख तक अगर कोई करता है तो 10% है, 10 लाख से लेके 12 लाख तक है तो 15% है, 12 से 15 तक है तो आपका 20% है और 15 से अधिक है तो 30% है। तो उसमें एक नया जोड़ा गया है ये वाला, तो आपको याद रखना होगा 7 से 10 एक नया इसमें स्लैब जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो है कितने तक 0% कर देना होगा आयकर में, तो 3 लाख रुपए तक। ठीक है, और अधिकतम कितना है, तो अधिकतम याद रखना 30% है, 15 लाख से अगर कोई अधिक कमाता है तो देना होगा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बजट की प्राथमिकताएं। तो बजट में कई प्राथमिकताएं तय की गई हैं, तो खास करके बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं। ये 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 9 प्राथमिकताओं कौन कौन सी इसमें बताई गई हैं। पहला है आपका है कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन लाना है। दूसरा है आपका विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सेवाएं हैं। इसके अलावा अवसंरचना है, रोजगार कौशल है, शहरी विकास है, नवाचार अनुसंधान और विकास है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है, ऊर्जा संरक्षण है और नई पीढ़ी के लिए सुधार है। ये 9 सेक्टर इस बार चुने गए हैं, इनको हम विकसित भारत के लिए बताया गया है। विकसित भारत के 9 सेक्टर के तहत ही पूरा बजट
पेश किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 9 सेक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सा सेक्टर शामिल है और कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आपको ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा कि इस बार के 9 जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं वो प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इन प्राथमिकताओं को अगर हम अलग अलग करके देखते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन या जो है अनुकूलता लाना है। तो क्या लाना है इसमें, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कृषि क्षेत्र में किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। तो 109 जो है नई जो है उच्च जो है और जलवायु अनुकूल बीज खास करके फसलों का ये जो है जारी किया जाएगा। और याद रखना किसानों को खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों दोनों को शामिल किया गया। तो कृषि बागवानी को मिला करके इसके लिए नए नए बीज इस बार जो है विकसित किए जाएंगे। ये सरकार का लक्ष्य है कृषि में। इसके अलावा प्रमाण पत्र और जो है ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने जो है करोड़ किसानों को जो है प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। इसका जो है क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ना है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। तो एक नई योजना शुरू की गई है, आगे योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक नई योजना शुरू की जा रही है किसानों को जमीन से जोड़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तो याद रखना किसके तहत, यहां आप देख लीजिएगा। तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीआई कहते हैं, इसके तहत खरीफ की फसलों का डिजिटल जो है फसल सर्वेक्षण कराया जाएगा। तो अभी केवल खरीफ फसलों का है, रबी और जायद फसल का नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि किस फसल का डिजिटल जो है फसल सर्वेक्षण कराया जाएगा। बजट में कहा गया, तो याद रखना खरीफ का कराया गया है। ठीक है, कितने जिलों में कराया जाएगा, 400 जिलों में कराया जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जमीन के ब्यौरे को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो 6 करोड़ किसानों का जमीन का ब्यौरा रजिस्टर कराया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे जन समर्थन द्वारा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 2 है आपकी रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। इसमें क्या सरकार करने वाली है, सरकार जो है प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। तो रोजगार संबंध योजनाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए सरकार 3 योजनाएं कौन कौन सी शुरू करेगी। पहली योजना है आपका याद रखना रोजगार पाने वाले। पहली योजना किसके लिए होगी, जो रोजगार पाने वाले हैं। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 जो है हजार रुपए तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से कम है प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे और योजना की अवधि 2 साल की जाएगी। किसके तहत, इस योजना के तहत। तो पहली योजना क्या है, रोजगार पाने वालों का। ठीक है, दूसरा आपका दूसरी योजना है विनिर्माण में रोजगार सृजन। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सीधे जो है निर्दिष्ट स्केल पर नौकरी से पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेस लाइन 25% जो भी हो नियुक्ति करना होगा। ठीक है, और तीसरा नियोक्ताओं को मदद करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सरकार नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ के योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपए का प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हो और उनका वेतन 1 लाख रुपए से कम हो। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं सरकार शुरू करेगी। आगे योजनाओं के बारे में और डिटेल मैंने बताया है। अब बात करते हैं महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो ये मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, बजट में क्या प्रावधान किया गया। पहला है आपका
औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। इससे जो है महिला कार्यबल बढ़ जाएगा। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना है, जिससे महिला बल बढ़ाना है। महिला स्वयं सहायता समूहों के उद्यम को बाजार तक पहुंचाने को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारे काम करेंगे तो महिलाओं की भागीदारी क्या हो जाएगी, कार्यबल में बढ़ जाएगी। तो आपको ये सब ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। यही सब ऑप्शन बना करके प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौशल विकास। याद रखिएगा, जो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो इसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। तो आपको दो तरह का वीडियो मिल जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी और व्याख्या सहित। तो आपको बजट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कौशल विकास की। तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों में की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा कि 5 साल में कितने युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। 20 लाख लोगों को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हब और जो है स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI का उन्नयन किया जाएगा। ये भी लक्ष्य रखा गया है। अब है आपका तीसरी प्राथमिकता समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो इस मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास होगा। तो मिशन पूर्वोदय शुरू किया गया है। तो मिशन पूछा जाएगा पूर्वोदय किन राज्यों के लिए है, तो याद रखना इसमें टोटल केवल 5 राज्य हैं। उन 5 राज्यों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो याद रखना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तो बगल बगल में ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश साउथ में चला गया है। ठीक है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल है मिशन पूर्वोदय योजना के अंतर्गत। तो याद रखना मिशन पूर्वोदय योजना में 5 राज्य याद रखना ये कौन कौन से हैं। इनके चहुमुखी विकास के लिए ये योजना तैयार की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आंध्र प्रदेश पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन है इसमें। ये बात याद रखना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश दोनों है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार है। इसके चौमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना शुरू की गई है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। तो याद रखना जो गलियारे बनाए जा रहे हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं, बहुत सारे औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। एक औद्योगिक गलियारा अमृतसर से कोलकाता की ओर जाएगा और उसका मुख्यालय कहाँ होगा, बिहार के गया में होगा। ये BPSC में या फिर किसी भी एग्जाम में 99% क्वेश्चन आ सकता है कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का मुख्यालय कौन होगा, तो गया होगा। ठीक है, तो आप इस चित्र में देख लीजिएगा ये कहाँ पर कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये गलियारे बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बजट में जो याद रखना, बिहार में निम्न अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान बजट में किया गया है। तो बिहार में कौन कौन सी अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाएगा जिनका बजट में प्रावधान किया गया है। पहला आपका है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। नंबर 1, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास होगा। ये सब इस बजट में कहा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण होगा। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। इसमें जो है पितपैती में जो है 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा। पितपैती कहाँ पर है, भागलपुर में है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश को क्या किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय पैकेज व्यवस्था आंध्र प्रदेश को की गई है। ठीक है, अब यहाँ औद्योगिक गलियारा भी विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा है। जैसे अभी आपको मैंने औद्योगिक गलियारा जो अभी आपने पिक देखा था, अभी दोबारा पिक देखिएगा, तो इसमें विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा भी है। क्षेत्र में जो है कोपरथी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में जो है ओरवा कल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे, सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए व्यवस्था की गई है। तो याद रखना, जैसे विशाखापट्टनम और औद्योगिक जो चेन्नई औद्योगिक गलियारा है, इसका केंद्र ये होगा, जैसे मैंने अभी बताया था गया वाले का, गया हेडक्वार्टर किसका होगा, अमृतसर कोलकाता का। तो याद रखना इसका आपका हेडक्वार्टर ये होगा जो है कोपार्थी क्षेत्र, और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश का जो हेडक्वार्टर होगा उसका क्षेत्र का नाम क्या है, ओरवाकल क्षेत्र है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों को बनाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में और 2 करोड़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो टोटल 3 करोड़ मकान अतिरिक्त बनाए जाएंगे
अगले साल तक। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि इसमें 3 करोड़ में से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है, याद रखना ये भी, और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में है। इसके अलावा महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई है, लड़कियों और महिलाओं के लिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया। ये क्या है? जनजातीय बहुल गांव, भारत में जहां जहां जनजातीय बहुल गांव है, आकांक्षी जिले, आकांक्षी जिलों की संख्या 112 है। ठीक है, में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें कितने गांव को शामिल किया जाएगा? 63,000 गांव को शामिल करेंगे और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। ये जो अभियान शुरू किया गया, ये जनसंख्या जनजातीय बहुल वाले क्षेत्र में और आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया, जो 112 है। ठीक है, जहां पे जनजातियां पाई जाती हैं। कितने गांव चुने गए हैं, ये आपको याद रखना होगा, 63,000 गांव। कितने लोगों को कवर किया जाएगा? 5 करोड़ लोगों को। यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुटअप होंगे। ठीक है, आगे है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। ठीक है, जो पूर्वोत्तर भारत है आपका, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे 100 जो है शाखाएं खोली जाएंगी। किसकी? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। इसके अलावा ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, केवल ग्रामीण अवसंरचना के लिए, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब आते हैं, चौथी प्राथमिकता है विनिर्माण सेवाएं और विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए जो है एक योजना शुरू की गई है, ऋण गारंटी योजना। इसके बारे में, योजना के बारे में हम यहाँ डिटेल में आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ इसको जितना समझने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के लिए निवेश हेतु जो है प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। कितने? 100 शहरों में बनाए जाएंगे। अपने आप में क्वेश्चन ये बन जाएगा। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा परियोजना के विकास परियोजना के तहत अगर देखा जाए, कार्यक्रम के तहत, तो 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। तो 12 में से याद रखना 11 औद्योगिक पार्कों की घोषणा हो चुकी है 10 राज्यों में। याद रखना, एक अभी औद्योगिक पार्क की घोषणा नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव था, इस वजह से एक जो है नहीं घोषित किया गया है। तो 12 याद रखेगा कौन कौन से औद्योगिक पार्क हैं और वो कहां पर है। तो वर्तमान में 11 है, उनको मैंने मैप के थ्रू बता दिया है। ठीक है, 10 राज्यों में, आपसे पूछा जाएगा कितने राज्य में है, तो 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। कौन कौन से, ये बजट में प्रावधान किया गया और 11 घोषित किया जा चुका है, 12 अभी घोषित नहीं किया गया है। पहला आपका है उत्तराखंड में खुरपिया है, उत्तर प्रदेश में 2 है, आगरा और प्रयागराज। ठीक है, बिहार में आपका गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी के लिए, और यूपी पीसीएस के लिए आगरा प्रयागराज बन सकता है। जहीराबाद तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में कोपार्थी और ओवाकल है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी 2 है और यूपी में भी 2 शहर हैं। ठीक है, इसके अलावा केरल में आपका है पलक्कड़, आपका है, ये आपका केरल में है, दीघी आपका महाराष्ट्र में है, जोधपुर पाली आपका राजस्थान में है और राजपुर पटियाला आपका पंजाब में है। तो 10 राज्यों में 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। अभी एक औद्योगिक पार्क की घोषणा नहीं की गई है, 11 कर दिया गया है। तो ये किस राज्य में है, किस शहर में है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको मैप के थ्रू बता दिया है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, 5वीं प्राथमिकता क्या है? शहरी विकास है। तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के क्रियान्वयन और वित्त पोषित रणनीति के साथ आवागमन और मुख्य विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। तो 14 बड़े शहरों में जहां 30 लाख जनसंख्या है, वहां पर और व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीबों को, मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास दिया जाएगा। तो 1 करोड़ ज्यादा शहरों में और 2 करोड़ गांवों में दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। इसके अलावा है प्राथमिक 6 आपका है ऊर्जा है। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट, अब यहाँ प्रतिमाह दिया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये महीना कई लोगों वर्ष समझ लेंगे, लेकिन नहीं, ये महीना है। ठीक है, तो प्रत्येक माह, प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए रूफटॉप, छत के ऊपर जो सोलर लगाए जाते हैं, सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो इस योजना के बारे में अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हार्ड टू जो इवेंट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से
उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। मतलब जो उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं उनके लिए जो है व्यवस्था की जाए। तो जो उद्योग ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, तो इन उद्योगों को वर्तमान में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे। अभी इस पे बात नहीं हो रही है, आगे इसके लिए सरकार काम करना शुरू करेगी, लेकिन बजट में प्रावधान किया गया है। सातवीं प्राथमिकता है अवसंरचना, इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचनाओं में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में कितना पैसा खर्च करेगी, तो 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा अवसंरचनाओं पर। पूंजीगत व्यय है तो 99% ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना पैसा खर्च होगा, क्योंकि इसका फिगर ही अलग है, तो पूछा जा सकता है। जो जीडीपी का कितना होगा, 3.4% पैसा केवल किस पे खर्च होगा, अवसंरचनाओं पे खर्च होगा, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घकालीन ऋण का प्रावधान किया गया है। अगर कोई राज्य अपना संसाधन का विकास करना चाहता है तो सरकार उसके लिए जो है कितना पैसा बजट में रखा है, 1.5 लाख करोड़ रुपए ब्याज रहित पैसा दीर्घकाल में राज्यों को दिया जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण आरंभ किया जाएगा। तो 3 चरण शुरू खत्म हो चुका है, चौथा चरण इस बार शुरू किया जाएगा, जो है 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चौथा जो है ये आरंभ किया जाएगा, चरण इसका शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में कोसी मेची, याद रखना मेची या महानंदा की सहायक नदी है जो नेपाल में बहती है, अंतरराज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए के लिए वित्त सहायता का उपबंध किया गया है। ठीक है, ये बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन सबसे ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं, पर्यटन की बात कर लेते हैं। बजट में क्या कहा गया है, तो याद रखना गया जिले में विष्णुपद मंदिर है, उसका गलियारा बनाया जाएगा, और महाबोधि मंदिर गलियारा बनेगा कहाँ पर, गया जिले में। ये दोनों किसकी तर्ज बनाए जाएंगे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की तर्ज पर बनाए जाएंगे। यहाँ 2 गलियारा बनेंगे गया में। ठीक है, ये बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राजगीर में 20वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे, मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर बनाया जाएगा। 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी प्रावधान कहा किया गया है, बजट में देखा किया गया है। इसके अलावा उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्र तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। ये उड़ीसा के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 8वीं प्राथमिकता है नवाचार, अनुसंधान और विकास। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा आपका है, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय जो है पूल व्यवस्था की गई है निजी क्षेत्र में और वाणिज्यिक रूप से नवाचार को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष कार्यक्रम में को 5 गुना बढ़ाने के पर निरंतर जोर देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इसमें पूंजी दिया जाएगा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को 5 गुना और बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग जो है 9वीं प्राथमिकता है नई पीढ़ी, और नई पीढ़ी के लिए क्या किया जाएगा, तो ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित काम किए जाएंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान पत्र इस बार शुरू किया जाएगा, उसका है ULPIN। ठीक है, जैसे आधार कार्ड होता है उसे किसानों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र होगा, तो विशिष्ट पहचान जो पत्र बनाया जाएगा वो उसे हम किसान आईडी कहते हैं। तो किसान आईडी बनाने के लिए 6 राज्यों को चुना गया है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। तो 6 राज्य में उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का बीड़, हरियाणा का यमुनानगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु का जो है बिरधुनगर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सावर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्रों का उप प्रभागों का सर्वेक्षण होगा। भू रजिस्ट्री का स्थापना की जाएगी और कृषक रजिस्ट्री का से उसे जोड़ दिया जाएगा। ये सब काम किया जाएगा इस बार बजट में।
अब हम लोग बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है पूर्वोदय योजना। तो पूर्वी भारत, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का व्यापक विकास, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत ये 5 राज्य हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनके समग्र विकास के लिए ये योजना में बजट में प्रावधान किया गया। पहला आपका याद है पूर्वोदय योजना है। दूसरा आपका है भारत जो है स्मॉल जो है रिएक्टर्स क्या है। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी, जिनमें भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नई परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखना भारत में परमाणु रिएक्टर कितने हैं, आप ये लिस्ट देख लीजिएगा। इतने परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसको और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, भारत स्मॉल रिएक्टर्स शुरू किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको ये भी याद हो जाएगा, साथ में योजना भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट योजना है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। तो योजना का नाम ही है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। का उद्देश्य छत पर सौर पैनल के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुक्त बिजली उपलब्ध कराना है। यहाँ पहले आप क्या रखना, प्रति माह है, 300 यूनिट है और आपका 1 करोड़ परिवारों को है। ये पॉइंट में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जिससे सालाना 15,000 या 18,000 रुपए तक की जो है बचत होगी और जो है ईवी चार्जिंग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चार्जिंग होती है उन्हें हम ईवी चार्जिंग कहते हैं, इसको बढ़ावा मिलेगा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आधुनिक कृषि तकनीकों, उच्च उपज वाली किस्मों, मूल्य संवर्धन, खरीद, बाजार संपर्क, फसल बीमा के माध्यम से तिलहन, मूंगफली। अब तिलहन में कौन कौन फसलें आ जाती हैं, तो तिलहन में कई फसलें आती हैं जिससे तेल निकलता है, तो तिलहन फसल कहते हैं। तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की रणनीति बनाई गई है कि हमें जो ये तेल आयात करना पड़ता है, इसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है। इसलिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया गया है बजट में। इसके अलावा रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके बारे में हम यहाँ बताएंगे। तो ईपीएफओ नामांकन के आधार पर रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। नए कर्मचारियों के लिए सहायता, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार हेतु सृजन और नियोक्ताओं के लिए सहायता, जिससे कुल 290 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। तो 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा नया कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये क्या है, 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने तथा 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उद्योग पाठ्यक्रमों के साथ उनको जोड़ा जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना है। तो नया कौशल कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है 20 लाख युवाओं को और 10 लाख जो है 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से। फिर एक योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण जो है अभियान, यह 63,000 गाँव में शुरू किया गया है। जनजातीय समुदायों के लिए और आकांक्षी जिले 112 हैं, उनके माध्यम से 5 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। तो जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं उनके लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। क्या कहा गया है, एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना किसी वार्षिक के सांविधिक ऋण की सुविधा प्रदान करना, जो प्रति आवेदक 100 करोड़ रुपए कवर करने का प्रावधान किया गया है और वित्त पोषित गारंटी के साथ, उसमें कोई गारंटी की आवश्यकता होगी ही नहीं। ठीक है, ये कहा गया है। इसके अलावा संकट के समय एमएसएमई को ऋण सहायता, अगर कोई संकट आ जाता है तो उसके लिए भी सरकार ऋण देगी, किसको, एमएसएमई उद्योग को। ठीक है, इसके अलावा आपका है इंटर्नशिप अवसर योजना। ये क्या है, 5 वर्षों में सिर्फ 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। ठीक है, जो कंपनियां हैं उनमें लोगों को रोजगार देना है, जिसमें 5,000 रुपए का मासिक भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता शामिल है, जिसका आंशिक वित्त पोषण कंपनियों के जो है CSR फंड द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना इंटर्नशिप योजना भी शुरू की गई है कि प्राइवेट कंपनियों या कोई भी कंपनी हो उसमें लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट आपका है NPS वात्सल्य योजना, इसको शुरू किया जा चुका है वित्त मंत्री के द्वारा। तो नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान की योजना बनाई गई है, जिससे वयस्क होने पर सामान्य NPS खाते में परिवर्तित किया जा सके और मिनिमम 1,000 रुपया उसमें जमा करना होगा और जो है वो 18 वर्ष के बाद वो जो है मिल जाएगा। ठीक है, वो परिवर्तित खाते में हो जाएगा अलग तरीके से। इसके बाद में आपका मौजूदा योजनाओं में कुछ परिवर्तन किया गया है, जैसे PM आवास योजना में परिवर्तन क्या किया गया है, तो 1 करोड़ परिवारों को शहरी आवास
आवश्यकताओं के लिए 10 लाख रुपए जो है का रुपए निवेश शामिल है, जिसमें 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की निवेश सहायता की जाएगी। तो 1 लाख जो है शहरी परिवारों को घर दिया जाएगा और 2 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में। तो याद रखना, पीएम आवास योजना में कुछ परिवर्तन किया गया, लक्ष्य को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आपका है कौशल ऋण योजना में इसमें क्या किया गया है, तो सरकारी गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा के लिए संशोधित, जिससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को लाभ की उम्मीद है। तो याद रखना, ये जो है बढ़ा दिया गया। मुद्रा योजना में क्या किया गया, तरुण श्रेणी के अंतर्गत जो है सफल उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा को 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले जो है 10 था, अब ये 20 हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या किया गया है, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो याद रखना, प्रधानमंत्री सड़क जो ग्राम सड़क योजना है इसका चरण 4 शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो बजट में जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं करा दूंगा, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।